नमस्कार साथियों, मेरा नाम आनंद कुमार है और मैं महाराजगंज डिस्ट्रिक्ट से बिलोंग करता हूँ। और आज मैं ये वीडियो स्पेशली 69,000 भर्ती रिवाइज आंसर की को लेकर के मैं बनाया हूँ, जो बहुत सारे बच्चे मतलब साल 1.5 साल से बहुत परेशान हैं, जिनके 1 नंबर 2 नंबर या 3 नंबर से रुके हैं। और मेरा जहाँ तक मानना है, आज मैं उस चीज़ पे सारे डिस्कस करूँगा जिससे बच्चों के सारे डाउट क्लियर हो जाएंगे। और एक चीज़ और मैं सबसे बड़ा डाउट क्लियर करना चाहता हूँ, 2 ऑप्शन पीएनपी की तरफ से मिलेंगे या कॉमन मार्क्स होगा। लेकिन मेरा जहाँ तक अनुमान है, मैं 2011 से बीएड से हूँ, उस पर भी मैं क्वालिफाई, लेकिन नंबर थोड़ा कम होने की वजह से मतलब जॉब नहीं मिल पाई थी। लेकिन मैं हमेशा बीएड भरती हूँ, क्योंकि उसके बाद से भर्ती नहीं होती बीएड वालों के लिए। और मैं हमेशा जूनियर का सेटेट भी दिया हूँ, बहुत बार यूपीटेट भी दिया हूँ, बहुत बार क्लियरिफाई किया हूँ, पास हो चुका हूँ। और हमें सब में ये देखा हूँ कि 3 मार्क्स 4 मार्क्स जरूर बढ़ेंगे, 2 मार्क्स 3 मार्क्स, हाँ जो भी हो बढ़ते हैं। हमें ऐसा कोई भी रिवाइज आंसर की नहीं आता जिसमें मार्क्स ना बढ़े हो। तो ये सबसे बड़ा डाउट क्लियर होगा कि जो बच्चे सोचते हैं कि नंबर नहीं बढ़ेंगे, नंबर जरूर बढ़ेंगे। और मिनिमम जो मार्क्स है पीएनपी की तरफ से 3 मार्क्स मिलेंगे, और उसके बाद जो भी है वो कोर्ट से भी है। और रही बात ऑप्शन या कॉमन, पीएनपी के तरफ से 2018 में आप लोगों ने खुद देखा था, जो हम लोग जिसमें शामिल थे, जिसमें हम लोग पास कर लिए थे, ये प्राइमरी का जो था, और उसमें पीएनपी ने दिए थे 2 ऑप्शन, लेकिन बच्चे उससे सर्टिफाइड नहीं थे। उनका मानना था अगर कहीं भी किसी भी परीक्षा में 2 ऑप्शन होते हैं तो वो कॉमन मार्क्स। तो उन्होंने हाईकोर्ट में चैलेंज किया और हाईकोर्ट ने इनको एडवाइस दिया कि बच्चों को उस पर जिसपे आप 2 ऑप्शन दिए हैं उस पर कॉमन मार्क्स दिए। तो एट लास्ट सब सारे बच्चों को कॉमन मार्क्स मिल गया। और एक चीज डिक्लेयर, हम लोग ये मान लें, हम लोग ये प्री था, और जब प्री में हम लोग को कॉमन मार्क्स मिला तो मेंस में क्यों नहीं मिलेगा? इसमें 2 ऑप्शन क्यों? पीएनपी खुद चाहे कि बच्चे मतलब कोर्ट में ना जाए, भर्ती ना फंसे, क्योंकि पीएनपी ऑलरेडी ये 1.5 साल से भर्ती फंसी हुई, सारे बच्चे एकदम मेंटली डिस्टर्ब हैं। हाँ, तो एक चल ये हो गया, मैं आज में क्लियर कर दे रहा हूँ कि इसमें जो भी मार्क्स मिलेंगे 3 नंबर 4 नंबर जो पीएनपी की तरफ से, वो आपको कॉमन मिलेंगे। एक चीज ये तो क्लियर कर दिए आप। मिनिमम जो है 3 मार्क्स बढ़ेंगे पीएनपी की तरफ से। और कुछ 4-5 क्वेश्चन ऐसे हैं जो बहुत डाउटफुल है, और उसके बाद मेरे पास बहुत सारे सॉलिड प्रूफ हैं, बहुत सारे सॉलिड प्रूफ है। मैं आपको दिखाना 2000 एक सबसे बड़ा, अगर मेरे पास अगर सबसे ज्यादा प्रूफ है तो डिसलेक्सिया का प्रूफ है। तो 2018 की भर्ती में हम लोग के थे, उसमें उन्होंने क्या दिया, पढ़ने और लिखने की क्षमता को क्या मान लिया, डिसलेक्सिया। और वही 2018 की भर्ती में जूनियर में डिसलेक्सिया क्या था, पढ़ने से संबंधी लिखने संबंधी दोनों था, और एक 2-3 ऑप्शन थे, लेकिन उन्होंने पढ़ने और लिखने को नहीं माना, केवल पढ़ने की संबंधी समस्या माना। ये तो मेरे पास पेपर भी है 2018 का, मैं दिखा देना चाहता हूँ। यहाँ पे पेपर भी है, यहाँ पे 2018 का जूनियर का भी आप देख सकते हैं। हाँ, इन्होंने क्या किया था मैं आपको दिखाता हूँ। मनोविज्ञान का क्वेश्चन नंबर 27 आप लोग खुद देख सकते हैं, अगर आप देख सकते हो तो 27 क्वेश्चन मार्क्स। इसमें क्या लिखा है, डिसलेक्सिया इज रिलेटेड विद प्रॉब्लम इन रीडिंग, प्रॉब्लम इन कैलकुलेटिंग, प्रॉब्लम इन राइटिंग, लैंग्वेज डिसऑर्डर। तो पीएनपी की तरफ से जो आंसर आया था, आंसर की में प्रॉब्लम इन रीडिंग दिया था। इसमें प्रॉब्लम इन राइटिंग भी था, लेकिन नहीं, ये जानते थे हम लोग आंसर सही देते हैं। तो ये सबसे बड़ी मूर्खता इन्होंने, सबसे बड़ी मूर्खता ये हमको लगता है गलत तरीके, मतलब इनसे कुछ गलती है पीएनपी से, कि इन्होंने मतलब डिसलेक्सिया का जो दिया पढ़ने लिखने की संबंधी, उसी मैंने फिर 2019 में भी एक पेपर दिया था, आप देख ले, ये प्राइमरी का, जिसमें मैं 95 मार्क्स पाया हूँ। हाँ, और इसमें भी एक देखिए क्वेश्चन आया था, क्वेश्चन नंबर 2, डिसलेक्सिया हैज डिफिकल्टी इन रीडिंग, एक्सप्रेसिंग, स्टैंडिंग, स्पीकिंग। तो इन्होंने क्या आंसर दिया, रीडिंग, केवल रीडिंग दिया था। तो पीएनपी जानती है कि ये केवल डिसलेक्सिया पढ़ने भी का संबंधी समस्या। तो हमारे साथ में जो लोगों ने डिस्लेक्सिया लगाया है, बहुत सारे बुकों में हमने भी देखा था डिस्लेक्सिया ही था, हाँ, पढ़ने लिखने के अच्छा, तो उनको नंबर जरूर मिलेंगे। और आपको एक और, जब मैं 2011 से भी मैं बीएड मतलब टेट और सीटेट में एग्जाम दे रहा हूँ, 2011 के भी पेपर है मेरे पास, आपको दिखा दे रहे हैं, ये देखिए 2011 के सीटेट के पेपर है मेरे पास, यूपीटेट के पेपर हैं, सेट बी है, जिसमें क्वेश्चन नंबर प्राइमरी का पेपर था, क्वेश्चन नंबर 2, डिसलेक्सिया इज एसोसिएटेड विद। तो इसमें आंसर क्या दिया था, रीडिंग डिसऑर्डर। इसमें मेंटल
डिसऑर्डर भी था, मैथमेटिकल डिसऑर्डर, बिहेवियरल डिसऑर्डर। तो आंसर क्या पीएनपी की तरफ से? रीडिंग डिसऑर्डर, मतलब पढ़ने विकार। 2011 और मेरे पास 2011 का ये भी है, यहाँ पे भी मेरे पास है सीटेट का है। ये डिसलेक्सिया मुख्य रूप से किसके संबंधित है? पढ़ने से, बोलने सुनने या बोलने से। तो इन्होंने आंसर क्या दिया था? सीटेट, पढ़ने। तो मेरे पास बहुत सारे इस तरह के पेपर है जिसमें डिसलेक्सिया केवल 100% पढ़ने संबंधित विकार होती है और ना कि कोई नहीं। कुछ बच्चे दिखाते कि एनसीईआरटी बुक में 2 लाइन, तो अगर हम 2 लाइन का दिखाते हैं तो इससे तो मेरे पास बहुत सारे प्रूफ है। अब वो भी पेपर सबसे बड़ा प्रूफ होता है साथियों, जो पीएनपी लगातार कितनी बार दे चुकी है, केंद्र सरकार और राज्य सरकार दोनों देती है। डिसलेक्सिया क्या होता है? केवल पढ़ने विकार संबंधी। तो इसमें 100% श्योर है कि इसमें 1 नंबर जरूर मिल करके आएगा। दूसरा क्वेश्चन सबसे भारत में गरीबी का आकलन। तो उसमें क्या होता है? परिवार का उपभोग व्यय, प्रति व्यक्ति आय और प्रति व्यक्ति व्यय। तो एक ऑप्शन ये था इनमें से कोई नहीं, तो उनको एक रखना चाहिए था इनमें से सभी, क्योंकि वो तीनों ऑप्शन सही हैं। परिवार का उपभोग व्यय मेरे पास, मैं आपको दिखाता हूँ, ये मैं बुक भी लाया हूँ, मैं पढ़ाता भी इकोनॉमिक्स क्लास 9, 10 सीबीएसई में, आप देख भी सकते हैं। ये बुक है इकोनॉमिक्स की, चैप्टर 3 पुअर्टी। चैप्टर 3 में पुअर्टी में देख सकते हैं आप। चैप्टर 3 आप लोग देखिए, ये पुअर्टी है, गरीबी। तो इसमें इनका हर जगह हर पेज पे जिक्र किया है, लेकिन पुअर्टी लाइन एक टॉपिक है। यहाँ पे देखिए पुअर्टी लाइन, आप लोग खुद देख रहे हो पुअर्टी लाइन। इसमें क्या लिखा है? पुअर्टी लाइन, अ कॉमन मेथड यूज्ड टू मेजर पुअर्टी इज बेस्ड ऑन द इनकम और कंजप्शन लेवल। ये तो ये हो गई। वर्ल्ड बैंक भी मतलब भारत में गरीबी का आकलन $1.9 के हिसाब से, मतलब उसमें देखती कितना नहीं। तो वर्ल्ड बैंक भी कहती है कि भारत में गरीबी का आकलन इनकम प्रति व्यक्ति आय से भी होता है, तो और परिवार को बहु वैसे भी होता है। और 2011-12 में मतलब गवर्नमेंट के द्वारा एक डाटा उस समय आया, मतलब एक गाइडलाइन जारी किया गया था कि जो रूरल एरिया में है, अगर वो उनके मतलब 4 या 5 मेंबर है, अगर उनका जो अर्निंग मंथली अर्निंग है, अगर वो 4080 रुपये से कम है, तो वो फैमिली क्या होती है? गरीबी रेखा से नीचे जीवन यापन करने वाली। तो कहीं ना कहीं हम देखेंगे, और कहीं जगह प्रति व्यय भी दिया, कितना एक्सपेंडिचर खर्च करते हैं कितना। 11 के बुक में भी मैंने देखा परिवार के उपभोग व्यय को सरकार क्या करती है? मासिक आय के गोतक रूप में। तो इसमें तीनों ऑप्शन सही है। इसमें 100% श्योरिटी है कि आपको मार्क्स मिल जाएंगे। और उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन क्या? डिसलेक्सिया, सॉरी, नाथ संप्रदाय के संस्थापक कौन थे? प्रवर्तक कौन थे? तो इसमें उन्होंने पीएनपी ने 2 ऑप्शन दे दिए थे, एक मत्स्यनाथ और एक गोरखनाथ। इसमें हमने बहुत सारे जिक्र किया, बहुत सारे मैंने प्रूफ भी देखा, उसमें दोनों लोग का नाम आता है। ऐसा कहीं नहीं है कि उसमें कुछ बच्चे कहते कि टीजीटी के पेपर में आया था, तो उसमें मत्स्येंद्रनाथ का नाम नहीं था, इसमें था, लेकिन इसमें दोनों था। तो पीएनपी के पास भी कुछ प्रूफ होंगे, वो भी मतलब, लेकिन हमारा 100% हम श्योर है कि इस पे मतलब दोनों ही ऑप्शन सही है, और इस पे भी कॉमन मार्क्स बच्चों को 100% मिलेगा। और उसके बाद लास्ट क्वेश्चन मतलब परिभाषा एक मेरे पास, मैं 2011 बीएड में आगरा से किया था, वहाँ पे एक बुक थी, विद्यालय प्रशासन संगठन एवं स्वास्थ्य शिक्षा। चैप्टर 1 में ही मैं आपको एक साथ बहुत सारे प्रूफ है मेरे पास है। तो यहाँ पे जो बेल्फोर ग्राहम का और था, उनका डेफिनेशन था इसमें, एस.एन. मुखर्जी का भी, तो उन्होंने नाम भी एकदम गलत दिया है। बेल्फोर ग्राह है, ये कौन सा नाम है? बेल्फोर ग्राह, कोई मछली का नाम रख रहे हैं ग्राह? हाँ, कोई प्लेनेट है, कोई ग्रह है? आप किसी के भी जो राइटर्स होते हैं, वो अपना अगर थॉट्स देते हैं, राइटर्स का नेम कभी आप चेंज नहीं कर सकते हैं। और हिंदी तो कुछ सही था, लेकिन इंग्लिश का जो भी इन्होंने एक्सप्लेनेशन किया था वो पूरी तरह से गलत था। आप किसी के एक्सप्लेनेशन में एक वर्ड नहीं चेंज कर सकते, क्योंकि 2018 में ऐसे ही हुआ था। उर्दू के पेपर में एक बिंदी नहीं होने की वजह से बच्चे कोर्ट में चैलेंज किए थे, और कोर्ट ने उन सारे बच्चों को कॉमन मार्क्स उर्दू में मिला था, केवल बिंदी की वजह से। तो अब ये हो गया। और उसके बाद आप आते हैं, एक और क्वेश्चन है संविधान सभा के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? तो मैंने परिषदीय बुकों में मैंने देखा तो केवल राजेंद्र प्रसाद का नाम आता, कहीं भी सच्चिदानंद सिन्हा का नाम नहीं आता है। तो लेकिन हमारा ये मानना है दोनों प्रथम अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी थे, क्योंकि बिहार पीसीएस उत्तराखंड पीसीएस जे में पूछा था कि भारत के प्रथम संविधान सभा के अध्यक्ष कौन थे, उसमें राजेंद्र प्रसाद एक्चुअली एकदम करेक्ट दिया था। तो बच्चे भी बहुत सारे पढ़े थे कि राजेंद्र प्रसाद
मतलब सही है। तो कहीं ना कहीं बहुत सारे 60-70% बच्चे हैं जो राजेंद्र प्रसाद लगाए हैं। मेरा मानना है कि इसमें दोनों ऑप्शन सही है एकदम। मैंने आज तक कोई ऐसा एग्जाम हमको कोई बता दे कि जीवन किसमें केवल सच्चिदानंद सिन्हा, हमेशा यही आता है कि भारत के संविधान सभा के प्रथम अस्थाई अध्यक्ष और अस्थाई, ये क्वेश्चन करके आता। मैंने बहुत सारी बुकें मेरे पास, आप लोग देख ही सकते हैं, अभी और मैं रखा हूँ। तो ऐसे 4-5 क्वेश्चन ऐसे हैं जो आपको 100% मार्क्स जरूर मिलेंगे। 3 नंबर मिनिमम, 3 मार्क्स तो आपको पीएलपी की तरफ से मिलेंगे और कोर्ट में जो भी हो जाएगा। तो 3-4 नंबर से जो भी बच्चे फेल हैं वो जरूर पास होंगे। बस नहीं, थैंक यू।